बच्चों, क्लास 10th यूपी बोर्ड चैप्टर है विद्युत। बच्चों, एक बात की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। शासन द्वारा प्रदत्त और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी जो 30% की कटौती आपके सिलेबस में हुई है, इस जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2020-2021 की जो बोर्ड परीक्षा नहीं 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है क्लास 10th की विज्ञान में, तो विज्ञान में जो संशोधित पाठ्यक्रम में 30% की सिलेबस कटौती करने के बाद जो अध्याय बचते हैं उनमें आपको विद्युत को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि वीडियो लेंथ काफ़ी बड़ी हो रही है बच्चों, अपलोड होने में परेशानी होती है वीडियो को अपलोड करने में। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है, और जैसा जो भी सिलेबस में जो भी कटौती हुई उसके बाद जो कुछ चैप्टर बचे हैं या कुछ चैप्टर्स में कुछ पॉइंट्स हटाए गए हैं, पूरा पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है, तो सारी जानकारी आपको इन वीडियो लेक्चर्स में मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, वही आपको पढ़ाया जाएगा जो सिलेबस में बना हुआ है। तो विद्युत, इस अध्याय के अंतर्गत हमको पढ़ना है बच्चों आवेश, आवेश का प्रकार और उसका प्रमुख गुण। ठीक है, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत धारा एवं उसका ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत प्रतिरोध एवं प्रतिरोधों का संयोजन, और फिर पढ़ना है विद्युत सामर्थ्य। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं विद्युत, इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है विद्युत। बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें किसके द्वारा चलती हैं? विद्युत के द्वारा चलती हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन को देखा होगा आपने, उसमें जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो किसके द्वारा चलता है? विद्युत के द्वारा चलता है। आपके घरों के में तमाम उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, पंखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, ये किसकी सहायता से चलते हैं? विद्युत के द्वारा। तो इसका मतलब हमारे आम जो दैनिक जीवन है रोज का, उसमें विद्युत का एक बहुत बड़ा रोल है। तो विद्युत को समझने से पहले बच्चों हमें आवेश को समझना होगा, क्योंकि बिना आवेश को समझे हम विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत धारा को नहीं समझ सकते। तो चलिए बात करते हैं हम आवेश की। देखिए, वैसे आवेश की कोई एक निश्चित परिभाषा बच्चों नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आवेश क्या है। आवेश एक्चुअल में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब निजी प्रॉपर्टी, निजी गुण है जो सभी में लगभग मैटर में होता है। जिन जिन मैटर में होता है वो आवेशित हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में हल्का सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मेरे हाथ में एक पेन है बच्चों, ये पेन है। इस पेन को मैं क्या कर रहा हूँ? रब कर रहा हूँ हथेली के बीच। ठीक है, तो बच्चों ये जो पेन की निचली सतह है और ये जो हमारी हथेली की ऊपरी सतह है, इनके बीच क्या होगा? आप जानते हैं, अगर एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रब किया जाता है या रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं की सतह के बीच में घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो जाहिर सी बात, यहाँ भी हथेली की ऊपरी सतह और पेन की निचली सतह के बीच भी क्या होगा? एक घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों, आप जानते हैं इस घर्षण बल से क्या होगा? इस घर्षण बल से ये होगा कि हथेली की ऊपरी सतह और पेन की निचली सतह में से एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाएगा, यानी एक में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाने लगेंगे। मान लेते हैं जब हमने इसको रब किया, रब करने पे क्या हुआ? हथेली की ऊपरी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल करके पेन की निचली सतह में चले गए। तो क्या होगा? चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो जैसे ही, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन, और उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो विद्युत उदासीन होता है। तो जैसे ही हथेली की ऊपरी सतह में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल के पेन में जा रहे हैं, पेन की निचली सतह में, तो हथेली की ऊपरी सतह में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण हथेली की ऊपरी सतह धनावेशित हो जाएगी, और पेन की निचली सतह में चूंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगी? यह ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? ऋणावेशित। एक बहुत प्रमुख बिंदु आपके समझ में आया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो फिर वो क्या होगा? वो विद्युत रूप से उसको क्या कहेंगे? वो धनात्मक यानी धनावेशित हो जाएगा। यानी उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर धनावेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे ही ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड, कांच की छड़ लें और उसको सिल्क क्लॉथ पर, सिल्क के कपड़े पर रगड़ें, उसको सिल्क के कपड़े पर रगड़ें,
तो आप क्या पाते हैं कि कुछ समय पश्चात रगड़ने के बाद वो कांच की जो रॉड है, जो कांच की छड़ है, वो क्या करती है, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। यानी उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये कैसे संभव हुआ? इस घटना को क्या कहते हैं कि अभी कांच की छड़ में कुछ नहीं था, लेकिन शुरू में इनिशियली फॉर्म उसमें, लेकिन जैसे ही हमने कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा, रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो क्या हुआ कि उसमें क्या उसमें 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 एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई, जिससे वो कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो इसको अगर हम विद्युत के दृष्टिकोण से देखें तो हम यह कहेंगे कि कांच की छड़ विद्युत आवेशित हो गई है। ठीक है, क्योंकि विद्युत आवेशित हो जाने से वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करती है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं तो वह विद्युत आवेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। इसी प्रकार से एबोनाइट छड़ को, एबोनाइट रॉड को अगर हम ऊनी कपड़ों पर रगड़ें तो एबोनाइट की छड़ भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। तो ये जो पहले आकर्षित नहीं करती थी, लेकिन रबिंग के बाद ये जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है, ये किस घटना से उत्पन्न होता है? इसको विद्युत में कहेंगे कि ऐसा अगर प्रॉपर्टी शो कर रही है कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़, तो इसका मतलब वह विद्युत आवेशित हो गई है। ठीक है बच्चों, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड धनात्मक धन आवेशित हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? धन आवेशित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पर रगड़ने से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में चले या सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं। और यही उसका उल्टा होता है एबोनाइट रॉड में। अगर एबोनाइट रॉड को हम वूलन क्लॉथ पर रगड़ें तो वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट रॉड में चले जाते हैं, जिससे एबोनाइट रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने के कारण एबोनाइट रॉड क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। बच्चों, बहुत ही इसके पीछे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है कि 600 ईसा पूर्व में यूनान के दार्शनिक थेल्स ने अंबर जैसे एबोनाइट रॉड है, अंबर को जो बिल्ली की खाल होती है, अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उन्होंने यह पाया कि जो एम्बर है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। ये यूनान के दार्शनिक थे थेल्स। यूनान के दार्शनिक थेल्स ने एम्बर को बिल्ली की खाल से जब रगड़ा और उसके बाद ये देखा कि एम्बर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि 2000 वर्ष तक, उनकी इस खोज के 2000 वर्ष तक इस खोज के प्रति किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बड़ा अच्छी बात है। आगे आप 11th-12th में इसको बड़ा डिटेल में इस चीज़ को जानेंगे। तो अभी आपने समझा कि चार्ज कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे आता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया। अब बच्चों, हम जानते हैं इस आवेश यानी चार्ज, इस आवेश को बच्चों भौतिक विज्ञान में इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ साथ बच्चों इसका मात्रक क्या होता है? मैं सारे आपको नोट्स में अवेलेबल करा चुका हूँ। इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और बच्चों ये किस प्रकार की राशि है? यह अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, लंबाई है, ठीक है, घनत्व है, ये सारी की चीज़ें क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, ठीक है, बल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो 9th में आपने इसको जाना होगा, 9th में आपके टीचर्स ने इसको बताया भी होगा। तो
आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको कैपिटल C के रूप में लिखते हैं। किस प्रकार की राशि है बच्चों? अदिश राशि है। ठीक है। अब जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो मूल कण हैं, तो पदार्थ के मूल कण कौन कौन से होते हैं बच्चों? पदार्थ के मूल कण होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? आप जानते होंगे, नहीं जानते? बताते हैं। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन चार्ज का नेचर क्या होता है? आवेश की प्रकृति क्या होती है? तो वो धनावेश होता है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन प्रकृति क्या होती है? माइनस होती है, यानी ऋण आवेश होता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश के प्रकार, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी तक ज्ञात जो भी थ्योरी है, तो उसमें क्या है? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है बच्चों? एक धन आवेश, और दूसरा क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश। ठीक है। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक। अच्छा, अब इनका आवेश का एक बहुत मौलिक गुण है। क्या गुण है? कि अगर 2 चार्ज यानी और समान हो, यानी ये भी धन आवेशित हो और ये भी धन आवेशित हो, और ये पास पास लाए जाएं, तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है। अगर 2 वस्तुएं समान आवेशित हैं, तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल, यानी ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ठीक है। यानी समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे, या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत आवेश हुए, तो फिर ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है। तो अभी आपने आवेश के बारे में समझा। आवेश के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट धन आवेशित हो रहा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। और अगर ऋण आवेशित हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, यानी अधिकता हो रही है। अगर समान आवेशित वस्तुएं हैं या समान आवेश हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत आवेश हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि 1 कूलाम जो आवेश का मात्रक है, 1 कूलाम कितना बड़ा होता है? देखिए 1 कूलाम जो है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो भी आवेश होता है, इसकी तुलना में बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। एक कूलाम एक प्रोटॉन के आवेश या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में बहुत बड़ा होता है। अब बहुत बड़ा होता है, तो आइए जानें कि कितना बड़ा होता है। तो देखिए, अभी आपने ये देखा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। ये आवेश किसका होता है? एक इलेक्ट्रॉन का। मैं यहाँ नेचर नहीं लिखना है। ठीक है। नेचर, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना ही होता है, बट उसका नेचर क्या होता है? निगेटिव। प्रोटॉन का नेचर, अब प्रोटॉन पे आवेश का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। तो 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इक्वल टू क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी किसका है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो बच्चों अगर हम एक का निकालें, अगर हम इतने का दिया है और एक का पूछेगा, तो क्या करेंगे? गणित का जो मैथ की बेसिक प्रॉपर्टी है, तो क्या करेंगे? एक को किससे डिवाइड कर देंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो 10/16। 10 की घात माइनस को ऊपर लिखेंगे, तो क्या होगा? 10 की घात
19 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों 10 को हम 16 से भाग देते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो 10 को 16 से भाग दे के देखते हैं। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 छक 96। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों 4, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 16 दूना 32, यहाँ आएगा 8 और फिर 0 बढ़ाएंगे, 16 पंचे 80। तो कितना आया यहाँ बच्चों 0.625 गुणे 10 की घात 19। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सार्थक अंकों जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है इस प्रकार की संख्याओं को लिखने का, उसमें दशमलव से पहले केवल एक अशून्य अंक होना चाहिए। तो दशमलव को हम क्या करेंगे, एक स्थान बाईं से दाईं ओर प्रतिस्थापित करेंगे। तो चूंकि एक स्थान बाईं से दाईं ओर प्रतिस्थापित किया है तो घात में से एक कम हो जाएगा। तो क्या बचेगा 10 की घात 18। अब कुछ समझ में आया बच्चों क्या बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? मैंने कहा था एक कूलाम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन पर आवेश की तुलना में बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? अभी आपने देखा कि 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश को जोड़ दें तो वो बराबर होगा 1 कूलाम के। समझ में आया? इतने इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो किसके बराबर होगा? 1 कूलाम आवेश के बराबर होगा। तो अगर कोई न्यूमेरिकल इस तरीके का आता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहो तो आप हेडिंग में इसको लिख लीजिएगा, हेडिंग बना के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वैसे तो आप इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो याद हो जाएगा, बट अगर इसको एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा और आ जाता है एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व करने को तो डायरेक्ट नंबर लिखने से काम नहीं चलेगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप निकाल के संख्या बताएंगे कि इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें जाना कि आवेश क्या है। आवेश को पहले समझा विद्युत, उसके बाद आवेश को समझा, आवेश के प्रकार समझे, आवेश का जो मौलिक गुण है उसको समझा, और उसके बाद हमने आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या होता है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसको समझा। ठीक है। अच्छा, इसके पश्चात हमने यह जाना कि 1 कूलाम जो है वो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में बहुत बड़ा होता है, बट कितना बड़ा होता है ये हमने एक न्यूमेरिकल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा इस बात को भी समझा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सुचालक और यानी जो अचालक पदार्थ हैं और जो सुचालक पदार्थ हैं जिनको हम कंडक्टर और इंसुलेटर कहते हैं इंग्लिश में। तो इन पदार्थों के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे।